चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पंचायतों के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अपने भीतर क्या क्या प्रावधान लेकर के आया। हमें अलग से ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें कंपलसरी और वॉलेंट्री एक्ट क्या क्या थे, क्योंकि हमने जब आपको उसके प्रोविजन समझाए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के, हमने उसी में आपको साथ के साथ ही लॉजिकली ये समझा दिया था कि ये पॉइंट कंपलसरी है और ये पॉइंट स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए वॉलेंट्री है। ये मैंने उसी समय समझा दिया था। अब जब आप बुक के वाया कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस की डिस्टिंक्शन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ने विद लॉजिक ये करा दिया था कि ये प्रोविज़न कंपलसरीली होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स बाउंड हैं ये करने के लिए, और ये प्रोविजंस जो हैं ये वॉलेंट्री होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर की डिस्क्रिशन पे छोड़ा गया है ये काम, वो अपनी चॉइस से कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि भाई 11th शेड्यूल ऐड हुआ है, उसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जो स्टेट को ट्रांसफ़र करनी है पंचायतों को। वो 29 फंक्शनल आइटम्स पे बात करेंगे हम, लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने बुक की मर्यादा के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया है। अब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, कुछ डिस्कशंस, कुछ डिबेट करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन। आपको पता होगा हमारी एक और प्लेलिस्ट है 64 लेक्चर्स की, उसमें पंचायतों का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट के नाम से। बहुत खूबसूरती से हमने चीज़ें वहाँ भी कवर की हैं। अब हम इसे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के कॉन्टेक्स्ट में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा खुद का कंटेंट बहुत होता है। उस मर्यादा से भी देखें तो इसका एक एवोल्यूशन होना ज़रूरी है। कई बार आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, जनरल स्टडीज़ में आपको एवोल्यूशन ट्रेस करना होता है, या फिर कई बार आपको ऐसे का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स या फिर पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एक हिस्ट्री एवोल्यूशन ट्रेस करके प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए एक ब्रीफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो हमने ये तो पढ़ लिया कि 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953, ये दो उस समय जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही बेंचमार्क पॉलिसीज़ थी। जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जवाहरलाल नेहरू का जो सोशलिज़म का प्रोग्राम था, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी पैटर्न के सिस्टम उन्होंने प्रमोट किए 5 ईयर प्लानिंग वाइज, उसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो एक तरह से उनके सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की बैकबोन था। और मैंने यही बताया कि उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी नाकामयाबियों को समझने के लिए, उसके द्वारा किए गए विकास को समझने के लिए ही उस समय में एक पार्लियामेंटेरियन, दैट इज़ बलवंत राय जी मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, और उन्हें ही भारत में फाउंडिंग फादर ऑफ द पंचायत कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट मैंने आपको बताया था 1957 में आई, और 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसे स्वीकार कर लिया था, और उसके तहत 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट आता है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ही इनिशिएट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सिस्टम को। उसके बाद देश भर में वो स्थापित होती गई। फिर अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी हमने पढ़ा है, और फिर LM सिंघवी कमेटी। तो इस तरह से LM सिंघवी कमेटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक धारणा दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए पंचायतों को। और फिर मैंने आपको बताया राजीव गांधी के पहले प्रयास सफल ना हो पाए, अमेंडमेंट लेकर के आए थे वो। उसके बाद VP सिंह के प्रयास सफल ना हो पाए। फाइनली PV नरसिम्हा राव के समय में 1991 में ये हुआ। दिसंबर 1991 में इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, फिर राज्यों की सरकारों के पास भेजा गया, और हमने देखा कि भाई 23 अप्रैल 1992 को ये राज्यों के द्वारा पास करके भेजा गया, और 24 अप्रैल 1992 को ये देश भर में 1993 को देश भर में लागू हो गया। और अभी आने वाले समय में इसी महीने की 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायत डे मनाएंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं हर 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल उसका दिन होता है। आई बात समझ में? चलिए इसके एवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब हम एवोल्यूशन में जाते हैं तो शुरुआत ये है कि अगर हम वैदिक एरा के कंसेप्ट में देखें, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि उसके पहले की स्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की बात करें तो उनकी स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। बॉस्ट्रोफेडन कह के पुकारते हैं उसे, पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है, उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है।
जैसे जेम्स प्रिंसप के द्वारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया था और अशोक के लिखे हुए स्तंभ हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अभी तक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हो पाई। डिकोड हो जाएगी तो बहुत सारे रहस्य उभर करके आएंगे। हालांकि उस समय में भी ऐसा पता चलता है कि अगर हम अर्बन लेवल पर देखें तो वो एक सिटी रेवोल्यूशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन रेवोल्यूशन था। अर्बन रेवोल्यूशन वाइज भी देखें तो जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, उसके साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात आएगी। और उसके तहत अगर उसकी एवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन बॉडीज़ के नामो निशान देखने को मिलेंगे। नामो निशान किस तरह से देखने को मिलेंगे? प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पर है। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन को देखें, चाहे वो सील्स की स्टैंडर्डाइजेशन हो, चाहे ब्रिक्स की स्टैंडर्डाइजेशन हो, कॉलोनीज़ के जो सिटीज़ हैं उनके बनने की, सड़कों के साइज़ की, जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको रखने की, बिछाने की, घरों के आकार प्रकार और टाउन्स का विभाजित होना, हायर एरिया दैट इज़ द सिटाडेल और लोअर एरिया द लोअर टाउन, और फिर कंपाउंडिंग वॉल से घिरे होना, इस तरह से बड़े पैमाने पर ग्रेनरीज होना लगभग टाउन्स में, उन ग्रेनरीज में फूड ग्रेन स्टोर होना। ऐसा लगता है कि अच्छी खासी एक प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग ज़बरदस्त थी, जिसके लिए कोई टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग बॉडी तो हुआ करती होगी। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से एक ऑर्गेनाइजर्स तो होते होंगे। अब वो व्यापारी हुआ करते थे, कौन होते थे वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता होगा। लेकिन जब हम विलेज लाइफ की बात करते हैं, इसके रिलेटेड जब पंचायतों का जिक्र हमें देखने को मिलता है, हमें वैदिक पीरियड से देखने को मिलता है। अगर हम वैदिक एरा की बात करें, हमें वहाँ पर पंचायतन शब्द दिखता है, पंचायतन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता था ये 5 लोगों का समूह हुआ करता था, जिसमें एक स्पिरिचुअल मेंबर भी हुआ करता था। एक स्पिरिचुअल मेंबर का होना इसमें मैंडेटरी होता था। धीरे धीरे स्पिरिचुअल मेंबर चला जाता रहा, इस ग्रुप में से वो खिसकता गया, ख़त्म होता गया, और इसकी जगह बाकी के सभी 5 मेंबर नॉर्मल कैपेसिटी के होने लगे। स्पिरिचुअल मेंबर की पोजीशन घटती चली गई, उसकी जगह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी से रिलेटेड डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेंबर्स इसमें एंटर होने लगे, इन्फ्लुएंशियल, लेकिन स्पिरिचुअल मेंबर इसमें से बाहर होता रहा। तो पंचायतन शब्द हमें देखने को मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति और विदत का जिक्र देखने को मिलता है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। सभा, समितियाँ, विदत ये हुआ करती थी। ये 3 इंस्टीट्यूशंस थी। ऐसा कहा जाता था ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। सभा, समिति और विदत के आधार पर हम ये कहते थे कि हमारे प्राचीन भारत में गणराज्य जैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, रिपब्लिक हुआ करते थे। हालांकि वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं भी होते थे, लेकिन वो एक तरह की ओलिगार्कीज़ हुआ करती थी। एक क्लोज सोसाइटी के द्वारा बने हुए एक समूह के द्वारा राज्य को चलाने की एक तरह का वो कंसेप्ट हुआ करता था। इस तरह की ओलिगार्कीज़ हुआ करती थी, ऐसे गणराज्य थे जिसमें एक राजा शासन नहीं करता था, अनेक राजा मिलकर के एक काउंसिल बना करके राज किया करते थे। तो एक राजा की बता अनेक राजाओं का एक समूह मिलकर के राज करता था, ऐसी ओलिगार्कीज़ हुआ करती थी। ट्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो नहीं हुआ करती थी। इस पर भी विश्लेषण मैंने दिया है एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में। बट समाज, समिति और विदत का जिक्र आता है। ऐसा माना जाता है ये डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हुआ करती थी लोकल लेवल पे, और ये जो किंग है उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती थी। यानी कि किंग कुछ खास मौक़ों पर, कुछ खास विषयों पर निर्णय लेने के लिए उस मामले को, उस मुद्दे को सभा, समिति और विदत की अप्रूवल के लिए भेजा करते थे, और उन मुद्दों पर जब इनका अप्रूवल आता था तब किंग उसे इम्प्लीमेंट किया करता था। इतना इन्फ्लुएंस ये रखा करती थी किंगडम में, किंग के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एपिक एरा में हम आते हैं। एपिक्स हमने पता है 2 बड़े एपिक हैं, रामायण और महाभारत। अगर इनके दौर में आते हैं तो रामायण का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं, एक पुर और एक जनपद। पुर शहर को कहा जाता था, जनपद विलेज लाइफ से जुड़ा हुआ था। तो हमें विलेज लाइफ से जुड़े हुए जनपद का जिक्र मिलता है, शहरी लाइफ से जुड़ा हुआ पुर शब्द का इस्तेमाल मिलता है। और ये माना जाता है कि उस समय की अगर हम बात करें रामायण दौर की, तो इन होल स्टेट देयर वाज अ कास्ट पंचायत and one person elected by the caste panchayat was a member of the king's council of minister। उस समय में कास्ट पंचायतें हुआ करती थी, जाति पंचायतें जिन्हें हम कहते हैं, कास्ट पंचायत, जाति समूह आपस में मिल करके अपनी अपनी पंचायतें बना लिया करते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो राजा की काउंसिल हुआ करती थी, जो राजा की परिषद हुआ करती थी, यानी कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनकी सलाह परामर्श के साथ राजा काम किया करता था। राजा निरंकुश ही रहा है प्राचीन भारत में, ये बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट है। राजा के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर भी राजा की डिसीजन मेकिंग जो है वो लेजिटिमेट हो, एक तरह से पार्टिसिपेटरी हो, वो निरंकुश ना लगे, इसके लिए काउंसिल्स ऑलवेज रही हैं एडवाइस करने के लिए।
तो ये एडवाइजरी कैरेक्टर की होती थी, मैंडेटरी एडवाइजेस नहीं होती थी इनकी, रिकमेंडेशंस ही होती थी केवल। ये एडवाइस करते थे, राजा माने या ना माने, राजा की अपनी विवेक हुआ करता था। लेकिन फिर भी उन किंग की उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐसा पाया जाता है कि इन कास्ट पंचायतों द्वारा चुना हुआ एक एक मेंबर आकर के बैठा करता था। इस तरह से राजा सभी जनता के ऊपर अपने निर्णयों का आधिपत्य स्थापित करता था, स्वीकृति स्थापित करता था, क्योंकि कास्ट पंचायत के मेंबर बैठे करते थे और उनका अपनी कास्ट से जुड़े हुए लोगों पर प्रभाव हुआ करता था। और राजा की परिषद में जब वो बैठे हैं और उस परिषद में लिया गया कोई निर्णय है, तो फिर वो जो कास्ट पंचायत का चुना हुआ मेंबर आकर के उस काउंसिल में बैठा है, वो उस निर्णय को लेकर के जब लोगों के बीच जाएगा तो अपनी अपनी कास्ट में उसे स्वीकृति दिलाएगा। और इसी तरह से उस कास्ट के अंदर उस पर्सन का डोमिनेंस बढ़ता चला जाता रहा, और इस तरह से लोग कास्ट से जुड़े हुए मामलों में जागरूक होते चले गए। यानी कि कास्ट एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन होल्ड करती गई और कास्ट एक क्लोज्ड सोसाइटीज़ में बदलती चली गई। तो कास्ट सिस्टम इस तरह से भी नेगेटिव होता चला गया कि एक कास्ट से दूसरा, दूसरे कास्ट से तीसरा, तीसरे कास्ट से चौथा, कास्ट के बेस पे ही पॉलिटिकल रियलाइजेशन होने लगा। यानी कि कास्ट एक ऐसा रूप धारण करके जैसे देश होते हैं, एक देश से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस कास्ट से बाहर नहीं जाना, इस कास्ट से बाहर के लोगों से घुलना मिलना नहीं है, तो कास्ट क्लोज होती चली गई और ये क्लोज्ड पॉलिटिकल सिस्टम बन गई। क्योंकि कास्ट बेस्ड पंचायतों के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन है किंग की काउंसिल में मिलता रहा, और किंग उन कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ का बेनिफिट इस तरह से लेते रहे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को प्लीज़ करने से बेहतर है उस कास्ट से रिप्रेजेंट होने वाले एक मेंबर को काउंसिल में जगह दे करके अपने निर्णयों की स्वीकृति पूरे के पूरे समाज में कराई जाए। आई बात समझ में? कास्ट इस तरह से भी हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को सर्व करती रही है, ये भी एक योगदान रहा है। तो पंचायतों का रूप हमने इस तौर पर भी देखा। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत के, आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि जब मॉडर्न इंडिया के तहत पंचायतों का कंसेप्ट प्रपोज किया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी खिलाफत की थी। वो ये मानते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री के प्रेजुडिसेस से भरा हुआ भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास अगर उसी कास्ट सिस्टम, उसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और उसी फ्यू लैंडलॉर्ड और बिग कास्ट जमींदार सोसाइटी के बेस पर ही आगे पंचायती सिस्टम चला देगा, तो आप मॉडर्न सोसाइटी में एक पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन दे देंगे उस सेगमेंट को, सदियों से शोषित हुए समाज के ऊपर आगे भी शासन करने की। तो मैं ऐसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की खिलाफत करता हूँ। उन्होंने खिलाफत की थी, उसका तर्क भी हम करेंगे समय आने पर। इतनी बात समझ में आई कि ऐसा हमने रामायण काल में देखने को मिला है। पूर का जिक्र मिला है, जनपदों का जिक्र मिला है, कास्ट पंचायतों की बात होती है। रामायण में ही जिक्र रामायण काल में ही बहुत सी चीज़ों का जिक्र ये भी मिला है। सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज के बारे में अगर कहें तो महाभारत के शांति पर्व में इसका जिक्र आता है, मनु की मनुस्मृति में इसका जिक्र आता है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र आता है। किस तरह से आता है? देखिए, महाभारत ये कहता है कि गांव के ऊपर भी एक सबसे ज़मीनी स्तर पर गांव हुआ करता था, उसके ऊपर भी 10, फिर 20, फिर 100, फिर 1000 गाँवों के समूह हुआ करते थे। पहले तो सबसे नीचे स्तर पर गांव है, उसके ऊपर 10 गांव का समूह, 20 गांव का समूह, 100 गांव का समूह और 1000 गांव का समूह। ऐसा हमें महाभारत में देखने को मिला है। उसमें कई तरह की शब्दावलियाँ देखने को मिली हैं, जैसे जो चीफ ऑफिशियल है विलेज का उसे ग्रामिक कहा करते थे, जो 10 गांव के समूह का चीफ है उसे दशप कहा करते थे, जो 20 गांव के समूह का चीफ है उसे विंशाधिपति कहते थे, जो 100 गांव के समूह का चीफ है उसे शतग्राम अध्यक्ष कहते थे, और जो 1000 गांव के समूह का चीफ है उसे शतग्राम पति कहते थे। तो इस तरह से शब्द मिले हैं, जैसे कि ग्रामिक, दशप, विंशाधिपति, शतग्राम अध्यक्षाज, शतग्राम पति। इस तरह के शब्द हमें देखने को मिले हैं महाभारत के दौर में। महाभारत जैसे एपिक में जो ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ, पंचायत सिस्टम उस समय में भी एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि हर जगह पर शब्द आप देख सकते हैं। शतग्राम पति में ग्राम, शतग्राम अध्यक्षा में ग्राम, विंशाधिपति में विंशा को उस लैंड से ही जोड़ करके देखा जाता है, दशप 10 गाँव का अधिपति और ग्रामिक 1 गाँव का चीफ ऑफिशियल। आई बात समझ में? इस तरह के शब्द हमें देखने को मिले। इनका काम क्या होता था? ये मोस्टली लोकल टैक्सेस कलेक्ट करने से और विलेज की डिफेंस से जुड़े हुए मामलों से कंसर्न्ड होते थे। इनका काम होता था कर एकत्रित करना और गांव की सुरक्षा करना, उसे बाहरी ताकतों से बचाना। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमें टाउन का जिक्र पुर के तौर पर मिला है, और वहाँ पर एक ऑफिसर मिला है जो चीफ है उस पुर का, उसको नागरिक कहा जाता था। आपने नागरिक शब्द सुना होगा, यहीं से आगे जाकर के शब्द नागरिक आ जाता है। आपने नागरिक शब्द भी सुना होगा। आई बात समझ में? नागरिक नगर शब्द से आता है, और नागरिक आपने शब्द सुना नागरिकता। नागरिकता मतलब सिर्फ इतना नहीं है शहरों की सिटीजन, पूरे देश भर की आज की डेट में
वो ये कहते हैं कि लोकल बॉडीज़ वर फ्री फ्रॉम द रॉयल इंटरफेरेंसेज, यानी कि अर्थशास्त्र के समय में, यानी कि मौर्य के समय में जो लोकल बॉडीज़ हुआ करती थी वो रॉयल इंटरफेरेंसेज से फ्री होती थी। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हेडमैन हुआ करता था जो असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ एल्डर्स होता था। ये हमने मॉडर्न के चैप्टर में भी पढ़ा है कि हेडमैन एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी और कई सारे जो वृद्ध लोग हुआ करते थे गांव के, समाज के, उनकी एक काउंसिल बन के वो हेडमैन उनके द्वारा असिस्ट किया जाता था और ये इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती थी मौर्य साम्राज्य में। हालांकि मौर्य साम्राज्य काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, उसमें एक सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी किंग की, उसके द्वारा एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की गई थी। उस पूरी की पूरी हायरार्की में ऑफिसर सेंट्रली अपॉइंटेड और सेंट्रली पेड होते थे, लेकिन उसमें भी ग्राम स्तर का जो तंत्र था उसे रिटेन किया गया था उस समय में इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गुप्ता पीरियड तक आते आते चीज़ें सेम चली, कुछ नॉमेनक्लेचर बदल गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विषयापति कहलाने लगा और विलेज हेडमैन को ग्रामपति कहा जाने लगा। अब देखिए ये नाम धीरे धीरे बदलने लगे, पहले आपने नहीं देखा था लेकिन अब ये नाम आने लगा। विलेज हेडमैन ग्रामपति के नाम से जाना जाने लगा है, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर जो है ये विषयापति के नाम से जाने लगा है। तो ये बात प्रमाणित हुई कि एंशंट इंडिया में वैदिक पीरियड से लेकर के गुप्ता पीरियड तक हमें किसी न किसी तरह से ये जिक्र मिलता रहा है कि विलेज स्तर पर पंचायतें हुआ करती थी और ये माना गया है कि एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट था जो किस पैटर्न पे रन हो रहा था, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ट्रेडिशंस एंड कस्टम मेन फाउंडेशन रही है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। कौन से समय में? एंशिएंट इंडिया में ट्रेडिशन महत्वपूर्ण हुआ करता था, यानी कि जो भी संस्कृति थी, जो भी कस्टम कल्चर मैनर हुआ करते थे। जातियाँ महत्वपूर्ण नज़र आती हैं, पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर महत्वपूर्ण नज़र आता है। जो उल्लेखनीय वर्ग है समाज में, जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उनका वर्चस्व है यहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिलता कि वुमेन पंचायत को हेड करती है। सो नो रेफरेंस ऑफ वुमेन हेडिंग द पंचायत। ये एक कारण था कि हमारे पंचायती राज सिस्टम ये ट्रेडिशन एंड कस्टम के पैटर्न पर चल रहा था, जिस ट्रेडिशन एंड कस्टम में बहुत सारी सेव इविल प्रैक्टिसेस भी थी सोसाइटी के लेवल पर, डिस्टॉर्शंस भी थी और भीमराव अम्बेडकर की खिलाफत इनसे थी, पंचायतों से नहीं थी। और भीमराव अम्बेडकर की वो खिलाफत ही है कि चाहे पंचायती इंस्टीट्यूशन हमारे देश में प्राचीन है, बहुत ही पुराना है और उसी आधार पर उसे अपनाया भी गया है, लेकिन उसी प्राचीन इंस्टीट्यूशन की उन प्राचीन कुरीतियों को अपनाया नहीं गया। और इसलिए अगर आप देखते हैं तो 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो आज आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सी पंचायतों में 3/4 रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है, 75% रिप्रेजेंटेशन तक वुमेन चली गई है। 1/3 रिजर्वेशन उसे दिया गया था, बहुत सी पंचायतों में 1/3 से तो कहीं ऊपर है, कहीं कहीं तो वो 3/4 है। तो पंचायती राज सिस्टम चाहे प्राचीन हमने अपनाया, लेकिन उसकी प्राचीन कुरीतियों को हमने नकारा है। भीमराव अम्बेडकर की खिलाफत उन कुरीतियों से थी और वो अपनाना चाहते थे उस सिस्टम को, लेकिन उन कुरीतियों से मुक्त करा करके, और वो हमने नए भारत में किया। तो आज का जो पंचायती सिस्टम है ये इस पैटर्न पे रन नहीं हो रहा कि वो ट्रेडिशन कस्टम के पैटर्न पे चलता है। आज का पंचायती राज सिस्टम इस पैटर्न पे चल रहा है कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेकर के जानी है, और पंचायती राज सिस्टम 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर जाना जाएगा। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज जो गांधी जी का कंसेप्ट है उसके आधार पर स्थापित होगा। चाहे संस्था प्राचीन तौर से भारत में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसकी जो कामकाज करने की शैली होगी, इसका जो मूल उद्देश्य होगा, इसकी जो आत्मा और प्रकृति होगी, वो प्राचीन ना हो करके नवीन होगी। और नवीन भारत एक तरह से सार्वभौमिक भारत है। भारत सार्वभौमिक पहले दिन से ही था, लेकिन सार्वभौमिकता की जो परिभाषाएं वो बदलती रही हैं। आप सभी को अपने साथ जोड़ करके चलते हैं, टॉलरेंस की कहानियाँ बदलती रही हैं। आज के दौर में अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में हम देखें तो जो नवीन भारत का संविधान कहता है, जो इसके मुताबिक पंचायत होनी चाहिए, उसमें मेन आस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट का काम नहीं करता, ये पॉवर्टी एलिवेशन के साथ साथ सोशल इकोनॉमिक स्तर पर जो इनजस्टिसेज हुए हैं उन्हें भी सेटल करता है। इसलिए बार बार आप देखेंगे, मैंने जब पंचायती चैप्टर पढ़ाया तो उसमें 2 वर्ड में बार बार कह रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जब मैं सोशल जस्टिस की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ है उसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि वो SC ST को रिजर्वेशन देता है, वो वुमेन को रिजर्वेशन देता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन की बात करता है। ग्राम सभा के स्तर पर वो 21 साल से अगर कोई बराबर है, 21 साल से ऊपर है, 21 से कम नहीं है, वो सभी को मेंबर बनने की वोटिंग के अधिकार देता है। इस तरह से वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है। वो कास्ट प्रेजुडिसेस, एथनिसिटी के बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन
वो कल्चर कस्टम मैनर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को नकारता है। तो अब तक के जो आधार रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, उनको नकारता है। अब तक जिन कारणों से बहुत से वर्ग आगे नहीं आ पाए थे उनको आगे लेकर के आता है, और जो एक एगैलिटेरियन सोसाइटी की हम बात करते हैं उसे स्थापित करने का काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यक्रमों के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक हेल्पफुल इंस्टीट्यूशन होगा, उसे सिर्फ एक इस तरह के टूल या वेपन की टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वो एक तरह से तंत्र है, जो तंत्र जिम्मेदार होगा समाज में उन पिछड़े लोगों का, उन वंचित वर्गों के उत्थान का जो अब तक आगे नहीं आ पाए थे। तो पंचायतों का अहम रोल ये भी है। इसलिए पंचायतों को हमें प्राचीन पृष्ठभूमि में देखना पड़ता है कि प्राचीन पृष्ठभूमि में ये थी तो सही, लेकिन किन कुरीतियों के साथ थी उनको ही हमें दूर करके इस प्राचीन तंत्र को पुनर्जीवन देना है। आई बात समझ में? नवीन बनाना है, यही मेन बात है। अब हम देखते हैं मिडेवल पीरियड में कैसे कैसे शब्द निकल के आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड ध्यान रखना, और एक ट्रेसिंग अगर देनी पड़े एवोल्यूशन की तो ट्रेसिंग इस तरह से दे देनी है आपको, वैदिक से आगे बढ़ करके ऋग्वेद, उसके बाद रामायण महाभारत, उसके बाद मौर्य, पोस्ट मौर्य, महाभारत अर्थशास्त्र में क्या कहा गया ऐसे शब्द लिख देना और ये सारे जिक्र करके आगे बढ़ जाना। आई बात समझ में? रुको, देखिए मिडेवल पीरियड में सल्तनत पीरियड सबसे पहले और उसके बाद फिर मुग़लों का शासन। हालांकि मिडेवल पीरियड में सिर्फ सल्तनत पीरियड ही नहीं है, राजपूत शासन भी है, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि राजपूत शासन के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन उतनी स्टेबिलिटी के साथ नहीं प्रोवाइड की जा सकी, और उसका कारण ये था कि कई तरह के छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स, उनमें होने वाले आपसी ज़मीनों के युद्ध, जिसके तहत उन्हें वो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पाई कि वो उस लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जिस समय में उत्तर भारत में 750 AD से लेकर के ऑलमोस्ट 1200 AD तक राजपूत शासन का दौर चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत ने बहुत ही डेवलप्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस देखे, जैसे कि चोल साम्राज्य। अगर आप चोल एम्पायर की बात करें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में इन्होंने उस समय में बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो अगर आप मिडेवल हिस्ट्री में जाएंगे, आपको चोला पीरियड के दौरान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज़बरदस्त उदाहरण मिलेंगे। छोटे छोटे कामों से जुड़ी हुई कमेटियाँ हुआ करती थी, चाहे वो गार्डन कमेटी हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई कमेटी हो, चाहे वो शहरों में व्यापारियों को मैनेज करने से जुड़ी हुई कमेटी हो, चाहे गांव में ग्रेजिंग चारागाह से जुड़े हुए कामों से जुड़ी हुई कमेटी हो। तो पूरे के पूरे चोला साम्राज्य को ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर चोला शासकों ने इस तरह से डिसेंट्रलाइज़ किया हुआ था कि जो काम है उन्होंने कमेटियों के अधीन दिए थे। कमेटियों के सदस्यों का चुनाव करने की एक पूरी लिस्ट हुआ करती थी कि आप किन आधार पर एलिजिबल होंगे। चुनाव पर्ची के माध्यम से हुआ करते थे, एलिजिबल कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। चुनाव में पर्ची के माध्यम से चुन करके आप सदस्य बन करके आते थे और कामकाज करते थे। तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया थी। इसे एक तरह से आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर माना, और ये क्वेश्चन ऑलवेज आता भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिडेवल पीरियड के दौरान सल्तनत काल में देखा जाए तो सल्तनत पीरियड में प्रोविंसेस को विलायतों के नाम से जाना जाता था। अगर आज भी आप देखें तो पंजाबी में विलायत शब्द बड़ा मशहूर है। आपको आज भी पूछ लेते हैं कि तू विलायतों आया। विलायतों आया से कहने का मतलब ये है कि एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस को विलायत कहते थे। तो जब आप कोई ऐसी बातें करते थे अजीब सी, तो वो कहते थे कि भाई लगता है विलायत से आया है, मतलब किसी दूसरी प्रोविंस से आया है, हमारा चाल ढाल नियम कानून ये नहीं जानता। तो वही कहानी है। और बड़े मशहूर पंजाबी गायक हैं गुरदास मान ने भी बड़ी बात कही है, देसी बांदरी वलैती चीका मारे मुंडेओ देसी बांदरी। भगवान जाने वो बांदरी किसको कह रहे हैं, देसी किसे कह रहे हैं। मैं तो ऐसी बातें करता नहीं, वैसे आपको बताने के लिए कि ऐसे गानों में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ओके जी, तो इस तरह से वलैती शब्द का इस्तेमाल। तो प्रोविंसेस को विलायत कहा जाता था सल्तनत पीरियड के दौरान, और उस समय में विलेज गवर्नेंस के अंश पाए गए हैं, और उनको इन नामों से कुछ ऑफिसर्स को जाना जाता था। जैसे मुकद्दम, ये एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता था विलेज लेवल पर। जैसे पटवारी, ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम देखा करता था। आज भी कहीं पटवारी का नोटिस निकल तो जाए नौकरी का, लाइनों की मारा मारी पड़ जाती है। नाई की दुकान पर बैठे हो, आधे कटे बाल लेके दौड़ जाते हैं फॉर्म भरने कि पटवारी का फॉर्म निकला है, जैसे पोस्ट इन्हीं के लिए बैठी है। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का काम पटवारी का होता था। चौधरी,
ये डिस्प्यूट सेटल करता था पंच की मदद से। जो भी ग्रामीण क्षेत्र पर कोई मसले आ जाते थे उनकी समस्याओं का निवारण ये करता था। तो खुद तो होते थे, मुकद्दम होते थे, चौधरी होते थे, पटवारी होते थे। ऐसे अफसरों के नाम हमने अक्सर सुने। इससे पता लगता है कि लोकल गवर्नेंस पंचायती स्तर पर एग्जिस्ट किया करती थी सल्तनत काल में भी। और लिखा हुआ है कि विलेजेस हैड सफिशिएंट पावर एज रिगार्ड टू सेल्फ गवर्नेंस। ये तो सल्तनत काल में रहा। उसका कारण ये था कि भाई जब मुस्लिम यहाँ पर आए तो एक बात तो तय है कि उन्हें ये पता था कि वो एक माइनॉरिटी हैं, एथनिसिटी तौर पर भी माइनॉरिटी हैं क्योंकि तुर्किश स्टॉक से बिलोंग करते थे ये। और दूसरी तरफ देखें तो रिलीजियस वे में भी माइनॉरिटी हैं, लैंग्वेज के वाया देखें तो माइनॉरिटी हैं। तो जब मुस्लिम एडवेंट भारत में हुआ कई मायनों में ये माइनॉरिटी में थे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थे, एथनिक माइनॉरिटी थे, रिलीजियस माइनॉरिटी थे। ऐसे में माइनॉरिटी के तौर पर जब आप आते हैं और भारत ग्रामीण था, आज़ादी वाले दिन तक भारत 90% ग्रामीण था, तो सोचिए कि सल्तनत काल में कितना भारत ग्रामीण होगा। और भारत ग्रामीण था। जो ग्रामीण समाज होता है उसका तंत्र बड़ा गहरा होता है, ये क्लैन के बेस पे बना होता है। ऐसे में उस क्लोज्ड विलेज सोसाइटी को, जो कि 750 एडी से 1200 एडी तक और भी ज़्यादा क्लोज हो गई थी सामंतवाद की वजह से, फ्यूडलिज़म की वजह से, क्योंकि ये 500 550 साल का ऐसा दौर भारत ने देखा 750 से लेकर के 1200 एडी के बीच में कि भारत लोकलाइज हो गया था, रीजनलिज़म बहुत स्ट्रांग हो गया था, इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स घट गया था, बाहरी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे घट चुके थे। यही कारण थे कि हमें जानकारी ही नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, वो किस तरह की वेपन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो किस तरह की फाइटिंग स्किल्स रखते हैं। और क्योंकि बाहरी मुल्कों से हमारा कोई संबंध नहीं रहा तो ना हमने बाहरी मुल्कों में रेड किए, ना बाहरी मुल्कों से हमें रेड हुए। लंबे समय से भारतीय बॉर्डर प्रशांत रहे, जिसकी वजह से लड़ने की और बाकी चीज़ों की कला कि भाई बॉर्डर के एरिया से भी कोई थ्रेट हो सकता था, ये राजपूत भूल ही गए, क्योंकि लंबे समय तक बॉर्डर शांत रहे। क्योंकि पहले लगातार हुणास का आक्रमण होते रहते थे और भी सेंट्रल एशिया से आने वाले कबीले आक्रमण करते रहते थे। ये दौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा शांत दौर रहा। लेकिन फिर जब अचानक से गजनवी से गौरी तक के आक्रमण होने शुरू हुए, तो फिर 1000 एडी से शुरू होकर के, तो फिर अचानक से जब बाहरी बॉर्डर से चुनौतियां मिली, तो ये पिछले 300 साल से जो राजपूत काल में ये अंदरूनी दुश्मनियां पैदा कर चुके थे, आपस में ही गुटों में लड़ करके, उसने इन्हें एकजुट नहीं होने दिया था। तो ये दौर ऐसा था कि लोकलाइजेशन बहुत था। सामंतवाद की वजह से किसान उतना अधिक पैदा करता नहीं था, उसे पता था जितना अधिक पैदा करूँगा उसके ऊपर उतना ही कर लगा के वो ले जाया जाएगा। तो वो सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था, वो खाने योग्य, जीवन का निर्वहन योग्य ही एग्रीकल्चर कर रहा था। इसे सब्सिस्टेंस कहते हैं। जब कुछ सरप्लस होगा नहीं तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स किस चीज़ का होगा, आप सब सब्सिस्टेंस पे ही जिएंगे। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बेस्ड लोकल सोसाइटी हो गई थी, इकोनॉमी क्लोज हो गई थी, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया था। इसी ऐसे माहौल में आप ये देखेंगे कि जो बाद में फिर मुस्लिम राज यहाँ पर आया, तो ऐसी क्लोज सोसाइटी में विलेजेस में डीपली पेनिट्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है। आप नंबर में बड़े कम हैं, आपको रिस्क है, आपको थ्रेट है। सामंतों की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी थी। ऐसे में जो मुस्लिम समाज आया भारत में, जो मुस्लिम शासक आए, शहरों में गढ़ बनाया इन्होंने अपना। शहरों में ये एक क्लोज्ड सर्कल में रहते थे, अपने आप को आर्मी के किले की द्वारा कवर करके। तो पूरी तरह से एक मुस्लिम रूलर्स इंडिया में कैंटोनमेंट एरिया में ही रहे हैं, आर्मी कैंटोनमेंट बना करके वहाँ रहा करते थे। तो किले बनते थे इनके, उसी के अंदर इनका नगर बस जाया करता था और ये वहाँ रहते थे। वहाँ से ये लोकल अफसरात की मदद से, ग्रामीण क्षेत्र में जो अफसर हैं उनकी मदद से, अपने केंद्र के अफसरों को भेज के रेड मरवा करके या किसी भी और प्रक्रिया के माध्यम से दबाव बना करके कर एकत्रित करते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र से इनका संबंध केवल इतना था कि इन्हें ग्रामीण क्षेत्र से कर चाहिए था। ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र की नीतियाँ, उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र अपने स्तर पर अपनी संस्थाओं से ही कर रहा था सल्तनत पीरियड में। इसलिए लोकल गवर्नमेंट बची रह गई क्योंकि मुस्लिम्स रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बहुत ही इन्फेंट स्टेज में जो सल्तनत पीरियड के शासक थे वो अभी एग्जिस्ट कर रहे थे। इन्फेंट मुस्लिम किंगडम, इन्फेंट मुस्लिम स्टेट को वो लोगों के आउटरेज का पात्र नहीं बनाना चाहते थे, गुस्से का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो उतना अंदर गए ही नहीं। इसलिए लोकल गवर्नेंस वहाँ बची रह गई, क्योंकि उसे हटा करके अल्टरनेटिव गवर्नेंस देने का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अभी नहीं था, मुस्लिम्स के पास, वो खुद नए थे। फिर वो जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र की लेना नहीं चाहते थे डेवलपमेंट की, क्योंकि जो कोष है उनको ऐसा लगता था कि अभी उन्हें अपनी शहरी जीवन को सुदृढ़ और संपन्न